अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस पर। सेकेंडली, व्हाट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, इस पर हम बात करेंगे। थर्ड, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ, इस लेक्चर में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं वो पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम मेजर कंट्रीब्यूटर को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स भी पढ़ेंगे। और इस सारे लेक्चर में हमारा फोकस होगा बेंजीन, ओजोन और नाइट्राइट आयन। सो लेट्स स्टार्ट रेजोनेंस। So the properties, for example, bond length, bond energy, and bond angle of certain molecules or ion cannot be described completely by single structure. कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम और आयंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ नाइट्राइट आयन है। इस नाइट्राइट में दो किस्म के बॉन्ड्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ है 145 पिकोमीटर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड लेंथ है 145 पिकोमीटर। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो नॉर्मली होती है 115 पिकोमीटर। तो नाइट्राइट आयन में दो किस्म के बॉन्ड लेंथ शो होनी चाहिए। एक बॉन्ड लेंथ 145 का होना चाहिए और दूसरी बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर की होनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअली नाइट्राइट आयन की बॉन्ड लेंथ को एक्सआरटी से मेजर करें तो हमारे साथ इन दोनों बॉन्ड्स के लिए सिंगल वेवलेंथ आती है और वो सिंगल वेवलेंथ है 125 पिकोमीटर। नाउ दिस 125 पिकोमीटर इज लेस देन दिस 145 पिकोमीटर and it is more than 115 पिकोमीटर। सो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इन दोनों बॉन्ड लेंथ से मुख्तलिफ है। तो ये स्ट्रक्चर, नाइट्राइट आयन का ये स्ट्रक्चर इस एक्चुअल बॉन्ड लेंथ वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सिमिलरली अगर हम बेंजीन के मॉलिक्यूल्स को ले लें तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स में भी दो किस्म के कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ नॉर्मली होते हैं 154 पिकोमीटर और इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ नॉर्मली होते हैं 134 पिकोमीटर। तो होना तो ये चाहिए कि बेंजीन के लिए दो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो, लेकिन एक्चुअली बेंजीन की सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे होते हैं और ये सारे बॉन्ड्स 140 पिकोमीटर है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के वैल्यू से कम है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ वैल्यू से ज्यादा है। तो इन दोनों एग्जांपल में हमने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है कि कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस किस्म के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वी ड्रा सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इस किस्म मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम सेवरल स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। इन द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस के बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। कुछ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स और आयन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। असल में कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस जिनकी प्रॉपर्टी सिंगल स्ट्रक्चर्स पर एक्सप्लेन नहीं हो रही है उनकी बॉन्डिंग को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की मदद से किसी मॉलिक्यूल और आयन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। नाउ resonance is actually a way of describing delocalized electron. Resonance basically delocalized electrons को describe करने का एक तरीका है। तो nowadays we replace the term resonance by delocalized electron.
सो द पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने इस डिफिनेशन में पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स के लिए हम सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो ये जो सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती है, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। किसी मॉलिक्यूल्स के लिए हम जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स या जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, उन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। एंड the weighted average of all the resonating structure is called the resonance hybrid। और ये जो सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, इन सब की weighted average को हम कहते हैं resonance hybrid। किसी मॉलिक्यूल्स के लिए हम सेवरल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और फिर उन सेवरल स्ट्रक्चर का हम एवरेज लेते हैं और इस एवरेज से जो स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं resonance hybrid। Simply, resonance is a way of describe delocalization of electron। यानी जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए। तो ये जो जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और जिनसे हम फिर रेजोनेंस हाइब्रिड एवरेज बना लेते हैं, तो इन सारे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस इज एक्चुअली द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन? जैसा कि नाम से जाहिर है, डीलोकलाइजेशन। सो द डीलोकलाइजेशन मींस दैट द इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिक्स, कि इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर फिक्स नहीं है। नॉट फिक्स, इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर फिक्स नहीं है। जैसा कि नाम से जाहिर है, लोकलाइज मीन ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी पोजीशन फिक्स हो, एंड डीलोकलाइज मीन्स इलेक्ट्रॉन जिनकी पोजीशन फिक्स ना हो, इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट फिक्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो दो एटम्स के दरमियान फिक्स ना हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जहां पर पाई बॉन्ड हो। अब सवाल ये आता है कि सारे पाई बॉन्डेड कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट इज ऐसे कंपाउंड जहां पर कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल सिस्टम हो, दैट इज द मेन पॉइंट। कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल सिस्टम, कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल सिस्टम का मतलब यह है कि जितने भी एटम्स इस मॉलिक्यूल्स में मौजूद है, सारे एटम्स के साथ p ऑर्बिटल मौजूद है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे साथ 3 एटम्स है या 3 कार्बन है और 3 कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स पर एक दूसरे के साथ लिंक है। अब इन तीनों कार्बन के साथ p ऑर्बिटल है, इसके साथ भी p ऑर्बिटल है, इसके साथ भी p ऑर्बिटल है, और सपोज इसके साथ भी p ऑर्बिटल है। तो अगर इन तीनों कार्बन के साथ p ऑर्बिटल है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल सिस्टम। और इस कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल सिस्टम को हम कंजुगेशन भी कहते हैं। तो जहां पर ये कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल सिस्टम हो और एक जहां पर मोर देन 2 ऑर्बिटल कंटिन्यूअसली मौजूद हो, ये इस कंटिन्यूअस p सिस्टम के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए कि ये p ऑर्बिटल दे आर ग्रेटर देन 2, ये दो p ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। तो जहां पर 2 p ऑर्बिटल से ज्यादा ऑर्बिटल होगी और वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, जो मतलब एडजेसेंट एटम्स पर मौजूद हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा। लोकलाइज और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे साथ इथाइलिन मॉलिक्यूल है। इस इथाइलिन मॉलिक्यूल और इथीन मॉलिक्यूल में हर कार्बन के साथ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हर कार्बन ने 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किए हुए हैं। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डेड है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। इसी तरह दूसरे कार्बन ने भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और ये बॉन्ड है sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये चारों बॉन्ड है sp2 सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पर sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। अब इस sp2 सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन और इस कार्बन के दरमियान लोकलाइज है। इसी तरह सारे जो बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के दरमियान लोकलाइज है। इसी तरह ये जो p ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाता है और ये पाई बॉन्ड भी इन दोनों एटम्स के दरमियान फिक्स है। तो अगर इथाइलिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम गौर से देखें, तो हम यहाँ पर इथाइलिन मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। लेकिन
अगर सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और कार्बन के दरमियान फिक्स है, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है। तो हम ये कह सकते हैं कि इथाइलिन में सारे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। सो ऑल बॉन्ड्स इन इलेक्ट्रॉन इथाइलिन मॉलिक्यूल व्हिच आर सिग्मा और पाई आर लोकलाइज। इथाइलिन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों किस्म के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, यानी एटम्स के दरमियान फिक्स है। क्योंकि ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक जगह पर मौजूद है, ये ऑर्बिटल किसी दूसरी जगह पर ओवरलैप नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स को ले लें तो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स में से पी ऑर्बिटल्स को यहाँ पर फोकस करता हूं तो हर कार्बन के साथ एक पी ऑर्बिटल है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और हर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है। तो अब ये जो ये पी ऑर्बिटल एक कंटिन्यूअस सिस्टम में है, तो अगर ये कंटिन्यूअस सिस्टम में है तो इनके ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकती है। अब यह आप और थोड़ा करें, इनके ओवरलैपिंग दो तरीकों से हो सकती है। नंबर 1, अगर ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप हो जाए एक दूसरे के साथ और ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ पर एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए तो इन दोनों कार्बन के दरमियान यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और इन दोनों कार्बन के दरमियान यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, यहाँ पर इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। लेकिन दूसरे किस्म की ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल भी एक दूसरे के नेबरिंग में मौजूद है, तो ये दोनों ऑर्बिटल भी एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग की कंसेप्ट के मुताबिक ऐसे ऑर्बिटल जो एक दूसरे के करीब हो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करें तो फिर इन दोनों कार्बन के दरमियान तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर या यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 1 है या टर्मिनल कार्बन से टर्मिनल कार्बन पर पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ टर्मिनल एटम्स के दरमियान पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये जो इंटरनल एटम्स है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 इन दोनों के दरमियान भी पाई बॉन्ड बन सकता है। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं गौर से देखूं तो इस स्ट्रक्चर 1 में फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 1 में जहां पर पाई बॉन्ड मौजूद है स्ट्रक्चर 2 में वहां पर पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। इसी तरह स्ट्रक्चर 1 में जहां पर सिग्मा बॉन्ड है स्ट्रक्चर 2 में वहां पर पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं ब्यूटाडाइन के लिए स्ट्रक्चर की कंपैरिजन से मुझे ये हमें एक बात वाज़िह हो जाती है कि इस ब्यूटाडाइन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और डीलोकलाइज, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर डीलोकलाइज है। तो डीलोकलाइजेशन कहाँ पर होगा, जहां पर सारे एटम्स के साथ या कम से कम मोर देन 2 एटम्स के साथ कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल मौजूद। सो इस डिस्कशन से हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि ब्यूटाडाइन में पाई बॉन्ड्स एंड ब्यूटाडाइन आर डीलोकलाइज, कि ब्यूटाडाइन में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज है। नाउ एक और एग्जांपल से हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। सो लुक एट बेंजीन, बेंजीन को देखें। बेंजीन में भी हर कार्बन के साथ पी ऑर्बिटल मौजूद है, यानी ये भी एक कंटिन्यूअस पी सिस्टम है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस पी सिस्टम मौजूद है। नाउ यहाँ पर भी ये जो ऑर्बिटल है ये दो तरीकों से ओवरलैप हो सकते हैं। नंबर 1, नाउ सपोज ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के करीब मौजूद है, ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के करीब मौजूद है, और ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के करीब मौजूद है। तो इससे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो स्ट्रक्चर कुछ ही होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर दे क्योंकि ये भी तो एक दूसरे के करीब है, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर दे और ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, तो फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बन जाएगा वो एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर का अपोजिट होगा या इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज होगा। तो जहां पर इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मौजूद है वहां पर इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर आल्सो डीलोकलाइज, के बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। सो द डीलोकलाइजेशन इज ड्यू टू द कंटीन्यूअस पी ऑर्बिटल सिस्टम। जहां पर भी मोर देन 2 पी ऑर्बिटल कंटीन्यूअसली मौजूद हो वहां पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन मींस दैट दिस कंपाउंड विल शो अ रेजोनेंस फिनोमेना। नाउ
रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल के लिए फासिबल स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। The first rule is all resonating structures are valid Lewis structure। सारे resonating structure valid Lewis structure होगी। अब valid Lewis structure से मुराद क्या है? So valid Lewis structure 3 रूल्स ओबे करेगा। नंबर 1, अगर इस मॉलिक्यूल में या स्ट्रक्चर में जो एटम्स इन्वॉल्व हो और एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो तो कंप्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये वैलिड लीविस स्ट्रक्चर है। सेकंड, करेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी स्ट्रक्चर में हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेक्ट है, फॉर एग्जांपल हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी ग्रुप नंबर के मुताबिक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 8 है, ग्रुप नंबर 6 है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसी तरह नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है, तो नाइट्रोजन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर नाइट्रोजन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि वैलिड लीविस स्ट्रक्चर है। और थर्ड फॉर्म है करेक्ट फॉर्मल चार्ज। करेक्ट लीविस स्ट्रक्चर या वैलिड लीविस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगा जहां पर फॉर्मल चार्ज करेक्टली प्लेस्ड हो। अब फॉर्मल चार्ज की करेक्शन का मतलब क्या है? करेक्ट फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर किसी एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन या किसी एटम की सराउंड इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है तो वहां पर आप पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। अगर किसी एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में मौजूद है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो वहां पर आप नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि यहाँ पर करेक्ट फॉर्मल चार्ज मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम ट्राइमिथाइलिन अमीन ऑक्साइड को लेते हैं, तो ट्राइमिथाइलिन अमीन ऑक्साइड के लिए हम 2 स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर हमारे साथ ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 1। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम काउंट करें तो 2 and 2 4 6 8 and 10, यहाँ पर नाइट्रोजन के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन है। सो इट हैज इलेक्ट्रॉन मोर देन ऑक्टेट। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि ये वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं सो दिस इज नॉट द रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। इसी तरह अगर हम ये स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेक्टली रिप्लेस है। स्ट्रक्चर में आप फॉर्मल चार्ज करेक्टली प्लेस नहीं है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के अराउंड वैलेंस जो बॉन्ड है नाइट्रोजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4 बॉन्ड्स मौजूद है। 4 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और 4 दूसरे एटम्स की तरफ से शेयर हो गई है। तो अब नाइट्रोजन के अराउंड जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है। सो हियर नाइट्रोजन मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर नाइट्रोजन पर जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन के अराउंड अगर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जिसने नाइट्रोजन के साथ शेयर किया है। सो ऑक्सीजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है और ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रुप 6 से है। तो अब ऑक्सीजन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। तो ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। Second, all resonating structures should have same number of electron and same net charge। जितने भी resonating structure होगी वहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और नेट चार्ज भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ अगर 2 स्ट्रक्चर्स हैं ओजोन के, यहाँ पर ओजोन के इस स्ट्रक्चर में नेट चार्ज 0 है। सेंट्रल ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन नेट चार्ज 0 है। अब इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेंट्रल ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये जो ऑक्सीजन मैंने ग्रीन में जार किया है इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं है। सो द second rule is that all resonating structures should have same number of electron and same net charge. Rule number 3. Resonance involves shifting a pi bond charges. Atoms and sigma bonds not involved in shifting. So अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग अ पाई बॉन्ड और चार्ज इन्वॉल्व होता है। एटम्स और न्यूक्लियाई और इसी तरह सिग्मा बॉन्ड्स पोजीशन चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं ये एसीटेट आयन है तो अगर एसीटेट एनाइन की मैं दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है और ये पाई बॉन्ड ये ऑक्सीजन
अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह होगा, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, सिग्मा बॉन्ड्स ने अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज और पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज किए हुए है। इसके बाद अगर मैं ये स्ट्रक्चर ले लूँ, ये हमारे साथ है एसिटाल्डिहाइड। अब अगर एसिटाल्डिहाइड्स में यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैं शिफ्ट करूँ यहाँ पर इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन की तरफ और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाए यहाँ पर, तो इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा इनोल फॉर्म। अब ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर में एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की हुई है। यहाँ पर O के साथ हाइड्रोजन आया है, यहाँ पर O के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर है CH3। तो इसका मतलब है कि एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की हुई है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। Point number rule number 4, resonating structure have same number of unfair electrons। जितने भी resonating structure होंगे सब के सब में unfair electron एक जैसे होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है इथीन मॉलिक्यूल्स, तो इथीन मॉलिक्यूल में किसी भी कार्बन के साथ अनफेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर लिखूँ और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट करूँ और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करूँ, तो इससे एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम इसको नहीं कह सकते, एक दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस कार्बन के साथ भी एक अनफेयर इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के साथ भी एक अनफेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दो अनफेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब इस कंपाउंड में मौजूद है। तो इस स्ट्रक्चर को हम, इन दोनों स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, क्यों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? क्योंकि इन दोनों में, दोनों स्ट्रक्चर में अनफेयर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, या इथाइलिन के लिए हम ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते। रूल नंबर 5, all atoms involved in resonance must be in same plane। जितने भी एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है सारे एटम्स एक प्लेन में मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ साइक्लोऑक्टेट्रिन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड्स है और ये 4 पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। अब यहाँ पर इसके लिए एक दूसरा स्ट्रक्चर में लिखूँ, जो कि ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट करता हूँ इस तरफ, इस तरह ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखूँ तो ये तो एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर मालूम हो रही है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये जो साइक्लोऑक्टेट्रिन मॉलिक्यूल है ये असल में बोट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, इसका स्ट्रक्चर बोट की तरह होता है। तो बोट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। जितने भी पाई बॉन्ड कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो या जितने भी एटम्स कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो वो सारे एटम एक प्लेन में मौजूद होगी। रूल नंबर 6, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आर मे नॉट बी इक्विवेलेंट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं और नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू रेजोनेंस। अगर इक्विवेलेंट हो तो फिर तो रेजोनेंस हाइब्रिड में 50-50 कंट्रीब्यूशन उनका होगा, लेकिन अगर नॉन इक्विवेलेंट हो तो फिर रेजोनेंस हाइब्रिड में उनका कंट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ओजोन के लिए हम 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 1 हुआ, एंड स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 2 हुआ। अब ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मोर स्टेबल या लेस स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्टेबिलिटी की रूल्स है सारे रूल्स इन दोनों स्ट्रक्चर में एक जैसे है। तो इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है उस रेजोनेंस हाइब्रिड में इन दोनों की तरफ से 50-50 कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड है और इस रेजोनेंस हाइब्रिड में 50% कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर 1 का होगा और 50% कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। नाउ ओजोन के बरक्स अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करूँ, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करना चाहता हूँ तो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूँ होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड हो जाएगा। तो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ये होगा। इसी तरह इसके बिल्कुल इसी की तरह ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो और ये
एक और रेजोनेटिंग। तो मैंने यहाँ पर बेंजीन के लिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए। हाइब्रिड में ये बेंजीन रिंग है, पाई कार्बन 6 कार्बन रिंग है, ये तो फिक्स है। और पाई इलेक्ट्रॉन ये जो डॉटेड लाइन है इससे मैंने जाहिर किया, और इसका मतलब ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स नहीं है। तो अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में ये जो दो स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल है, और इन दोनों को हम कहते हैं कीकोल स्ट्रक्चर, और ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये जो तीनों स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं डीवर स्ट्रक्चर। तो ये जो डीवर स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है और कीकोल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। सो कीकोल की तरफ से यहाँ पर 70% कंट्रीब्यूशन ये कीकोल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में करेगा, और डीवर स्ट्रक्चर ओनली 30% कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड में 30% करेक्टर डीवर स्ट्रक्चर की तरफ से है, और 70% करेक्टर यहाँ पर कीकोल स्ट्रक्चर की वजह से है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन इक्विवेलेंट है, इसीलिए इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी एक जैसा नहीं है। ये मेजर कंट्रीब्यूटर है और ये डीवर स्ट्रक्चर माइनर कंट्रीब्यूटर है। नाउ The more stable structure is the major contributor. जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। अब मेजर कंट्रीब्यूटर का पता हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए भी चंद रूल्स है। सबसे पहले, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मींस ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटर। जितने स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे उतने उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और वो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइन के लिए मैं 2 स्ट्रक्चर ड्रा कर सकता हूं। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स की तादाद ज्यादा है, इस स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद कम है और यहाँ पर एटम पर चार्ज आ गई है। तो यहाँ पर चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स की तादाद कम है, सो दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा। एंड दिस स्ट्रक्चर जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है ये मोर स्टेबल है, और ये जो कि मोर स्टेबल है इसी वजह से ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा मुकाबले इस स्ट्रक्चर के मुकाबले में, और ये हमारे साथ हो जाएगा माइनर कंट्रीब्यूटर, ये माइनर कंट्रीब्यूटर हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल ये होगा। सेकंड, स्ट्रक्चर विद नो चार्ज इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर हैविंग चार्ज। ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर एटम्स पर चार्ज नहीं होता वो ज्यादा स्टेबल होगा ऐसे स्ट्रक्चर के मुकाबले में पर जहां पर एटम्स पर चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो इस स्ट्रक्चर में एटम्स पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल भी होगा और मेजर कंट्रीब्यूटर भी होगा। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर एटम्स पर चार्जेस है, तो चार्जेस की वजह से ये लेस स्टेबल होगा और लेस स्टेबल की वजह से ये माइनर कंट्रीब्यूटर होगा। थर्ड, स्ट्रक्चर विद लेस चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस इज मोर स्टेबल और मोर कंट्रीब्यूटर। ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर सिमिलर चार्जेस अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के ज्यादा करीब हो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल, ब्यूटाडाइन की ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब है। अब अगर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रा करना चाहूं तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाएगा कि यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज है। ये स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा अपोजिट लिखा है। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर है। सो दिस स्ट्रक्चर यानी सपोज दिस स्ट्रक्चर नंबर 1, सो दिस स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर नंबर 2। नाउ negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom means that the structure is more stable and it is the major contributor. अगर negative charge more electronegative atom पर है और positive charge less electronegative atom पर है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये more stable है और ये major contributor होगा। अब यहाँ पर इन 2 स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इस तरह का एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयर करूं और इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करूं तो दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है सो दैट मींस दैट दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो इट मींस दैट दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल। सो दिस इज द लेस स्टेबल
and this is the more stable, and the more stable structure is the major contributor. तो इस स्ट्रक्चर का यानी सपोज स्ट्रक्चर नंबर 1, इस स्ट्रक्चर नंबर 1 का कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर नंबर 2 के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होगी. Similar charges on adjacent atom means that the structure is very unstable and it has less or no contribution in resonance hybrid. अगर adjacent atom पर similar charges हो, अगर adjacent atom पर similar charges हो, so this is the very unstable structure and this is the less contributory structure. For example, यहाँ पर मेरे साथ एक डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है और यहाँ पर दोनों adjacent atom पर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों नेबरिंग ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पर सिमिलर चार्जेस बिल्कुल एक दूसरे के करीब है. So this is the least स्टेबल स्ट्रक्चर. ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है या माइनर कंट्रीब्यूटर है. ये रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. इक्विवेलेंटली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन. ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी स्टेबिलिटी इक्विवेलेंट होती है उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल, नाइट्राइट आयन के लिए हम 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं. अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंटली स्टेबल है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज सब प्रॉपर्टीज एक जैसी है. तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है दोनों स्ट्रक्चर का इस रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी एक जैसा होगा. 50% कंट्रीब्यूशन एक करेगा और 50% कंट्रीब्यूशन दूसरा करेगा. सो द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज 50% कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड 50% कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रक्चर. None of the resonating, neither the resonance hybrid is real. They are just possible and average representation of the actual compound. Resonating structure या resonance hybrid में से कोई भी real structure नहीं होता. ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्चुअल कंपाउंड की पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है या एवरेज रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं होता. ये सब पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है. Resonance not means that electron are shifting back and forth. जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा था तो मैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर रहा था. तो अब रेजोनेंस का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन सेवरल स्टेट्स. इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रही. एक्चुअली इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर इज अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 or more contributors. यानी रेजोनेंस असल में किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक या दो से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का वेटेड एवरेज लिखना है. ये शिफ्ट जस्ट हम इसलिए करते हैं कि मुझे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मालूम हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कभी ये मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर में होता है और कभी दूसरे स्ट्रक्चर में होता है. एक एनालॉजी से हम इसकी वजाहत करते हैं. हमारे साथ एक एनिमल है नार्वेल. इज अ रियल एनिमल. ये एक रियल एनिमल है विद वेल लाइक बॉडी. इसका जिस्म वेल की तरह होता है. एंड हॉर्न और इट्स हेड, और इसके सर पर एक हॉर्न होता है. इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 नॉन रियल एनिमल्स. अब इस नार्वेल में 2 नॉन रियल एनिमल्स के कैरेक्टर मौजूद है. यूनिक्रॉन एक नॉन रियल क्रिएचर है और इसके सर पर एक सिंगल हॉर्न होता है. इसी तरह लिविथेन ये भी एक नॉन रियल स्ट्रक्चर है जो कि बड़ा सा जानवर होता है. ये भी नॉन रियल स्ट्रक्चर है. अब नार्वेल में यूनिक्रॉन की कैरेक्टर्स भी मौजूद है क्योंकि नार्वेल रियल एनिमल है और इसमें एक सिंगल हॉर्न मौजूद है और सिंगल हॉर्न इसका यूनिक्रॉन की तरह सिंगल हॉर्न इसमें मौजूद है. और ये एक वेल की तरह एक बड़ा जानवर है. तो इसमें लेविथेन की ये नार्वेल है. अब नार्वेल में तो नार्वेल हैज द कैरेक्टर ऑफ 2 नॉन रियल एनिमल्स. वन इज यूनिक्रॉन एंड द सेकंड वन इज लेविथेन. अगर आप नार्वेल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप नार्वेल को किसी के सामने यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नार्वेल एक बड़ा एक्वेटिक एनिमल है जिसमें यूनिक्रॉन की तरह एक सीन होता है, हॉर्न होता है और जिसकी बॉडी लेविथेन की तरह है. तो इसका मतलब यह हुआ कि इस नार्वेल में यूनिक्रॉन के कैरेक्टर भी मौजूद है और लेविथेन के कैरेक्टर भी मौजूद है. तो ये दोनों यूनिक्रॉन और लेविथेन नॉन रियल मखलूक है, नॉन रियल एनिमल्स है और इन दोनों के कैरेक्टर नार्वेल में मौजूद है जो कि रियल एनिमल है. अब इसका यह मतलब नहीं हुआ कि ये नार्वेल कभी यूनिक्रॉन की तरह होता है और कभी लेविथेन की तरह होता है. इसका यह मतलब नहीं होता है कि कभी ये यूनिक्रॉन की तरह शक्ल एडॉप्ट करता है और कभी लेविथेन. लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नार्वेल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो नार्वेल को आप इन दोनों जानवरों की एवरेज ले सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि नार्वेल में
यूनिकॉर्न और लिविथेन के एवरेज कैरेक्टर मौजूद है। अब एक और एग्जांपल से इसकी वजाहत करते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे चीते के मुतालिक पूछता है तो आप बच्चे को चीता कुछ यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक ऐसा जानवर है, चीता एक ऐसा जानवर है जो शक्ल सूरत में कैट यानी बिल्ली की तरह है और जिसका साइज डॉग के जितना होता है, तो बच्चा आसानी से चीते का तस्वुर जहन में बना लेगा। अब आपका मतलब ये नहीं है कि चीता कभी बिल्ली की तरह होता है और कभी कुत्ते की तरह होता है, लेकिन आपका मतलब ये है कि शक्ल सूरत और साइज़ में ये बिल्ली और डॉग के करेक्टर शो कर रहा है।